हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी चोल प्रशासन से संबंधित, यानी कि हम अपने टॉपिक पर चलने के पहले एक आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि आयोग का गठन हो चुका है, उसमें जो है मेंबर्स आने हैं और जो सचिव हैं तो वो शायद हो सकता है मंगलवार को वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। तो आप लोग अपने अध्ययन में लगे रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी समय हो सकता है। अगस्त, सितंबर या फिर जुलाई, अगस्त किसी भी महीने में हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन लिए जा चुके हैं, उनको अनाउंस करना है, तो वो बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम ऑलरेडी जितने भी क्रमशः शासक हुए हैं चोल वंश के, उनके बारे में हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया। और आज हम जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं चोल प्रशासन से संबंधित, यानी कि चोल प्रशासन किस तरीके से चलता था, कितने भागों में बटा हुआ था, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम इस तरफ चोल प्रशासन की ओर। तो अगर हम किसी भी प्रशासन की, जैसा कि हमने मौर्य काल पढ़ा और इसके पहले भी कई सारे हमने लेक्चर कंप्लीट किए, तो अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो जनरली जो हम किस किस स्तरों पर बात करते हैं, तो केंद्र स्तर पर बात करते हैं, प्रांत स्तर पर बात करते हैं, मंडल स्तर पर बात करते हैं, जिला स्तर पर बात करते हैं, ग्राम समूह स्तर पर बात करते हैं और ग्राम पर बात करते हैं। जनरली इसी उसमें जो है जो प्रशासन होता है इसी उसमें बटा होता है। तो इसी तरह से जो चोल साम्राज्य था वो भी बटा हुआ था, इसी तरीके से सेम प्रोसेस था। सिर्फ ये साउथ इंडिया का इतिहास है, तो थोड़ा सा नामों में परिवर्तन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं, चेंजमेंट कुछ नहीं हुआ है, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है कि पहले हम पढ़ेंगे केंद्र स्तर पर कौन होता था मुख्य, प्रांत स्तर पर प्रमुख कौन होता था, फिर मंडल स्तर पर प्रमुख कौन होता था, फिर जिला स्तर पर प्रमुख कौन होता था, ग्राम समूह और ग्राम किस तरीके से जो है बटे हुए थे, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि केंद्र स्तर पर, तो जो सबसे ऊपर की श्रेणी थी, यानी जो सबसे सेंटर पॉइंट था, सबसे बड़ा पॉइंट था, वो कौन था, वो केंद्र हुआ करता था, ठीक है। चोलों के समय पर कौन हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था, जो कि सभी, चाहे आप गुप्त साम्राज्य ले लो, मौर्य साम्राज्य ले लो, कोई भी XYZ कोई भी ले लो, सबसे पहले केंद्र ही ऊपर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से इनका चोलों का भी प्रशासन था, केंद्र सब प्रमुख था। और अगर इसके केंद्र के प्रमुख कौन होता था, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो केंद्र का प्रमुख जो है कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था, ठीक है। तो राजा जो हुआ करता था, राजा के अधिकार भी असीमित थे और इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसके बारे में भी हमने आपसे पिछले उसमें लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। तो इस तरह से केंद्र के अंतर्गत राजा होता था, केंद्र का प्रमुख राजा होता था। फिर केंद्र के बाद में आता है प्रांत, लेकिन प्रांतों को जो है चोल प्रशासन में क्या कहा जाता था, तो प्रांत को जो है मंडल कहा जाता था। क्या कहते थे, मंडल कहते थे। अगर हम इसके प्रमुख की बात करते हैं कि इसका प्रमुख कौन होता था, इस मंडल का प्रमुख कौन हुआ करता था, तो इस मंडल का प्रमुख होता था या तो युवराज हुआ करता था। युवराज कौन होते थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजा का पुत्र जो होता था वो युवराज होता था। बाय द वे, अगर युवराज नहीं होता था तो इनके स्थान पर जो चोल प्रशासन में जो दूसरे राज्यों को विजिट करके लाते थे, वहां के जो राजा होते थे, यानी कि जो पराजित किए हुए राजा होते थे, तो वो भी इस प्रांत के प्रमुख रहते हुआ करते थे। किसके किसकी अनुपस्थिति में, युवराजों की अनुपस्थिति में। अगर युवराज नहीं होते थे तो इनका स्थान जो है कौन लेता था, पराजित राजा लोग लेते थे, ठीक है। समझ में आया। तो सबसे पहले कौन आता है, केंद्र आता है। केंद्र के बाद में क्या आता है, प्रांत आता है। अब प्रांत के बाद में अगर हम बात करते हैं मंडल की, तो मंडल इसमें भी आता था, लेकिन चोलों ने अपने समय पर जो मंडल प्रशासन था उसके नाम में परिवर्तन किया हुआ था। यानी कि दक्षिण भारत के नाम के अकॉर्डिंग तमिल, यानी वो लोग तमिल बोलते हैं, तो तमिल में जो है इस मंडल को इन्होंने क्या कहा था, वलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। अगर हम आधुनिक तौर पर इस समय प्रेजेंट में अगर देखें, तो
इसको जो है कमिश्नरी का हम दर्जा दे सकते हैं, ठीक है, कमिश्नरी के इक्वल हम इसको समझ सकते हैं। तो मंडल को इस समय क्या कहा जाता था? मंडल को वलनाडु या कोट्टम कहते थे। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन आता था। अगर केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बात करते हैं, इसका प्रमुख कौन होता था? तो केंद्र का प्रमुख राजा होता था। केंद्र के बाद में प्रांत स्तर पर आते हैं। अगर हम प्रांत की बात करते हैं तो इस प्रांत का प्रमुख कौन होता था? तो युवराज होता था। ये युवराज अगर नहीं होते थे, युवराज की अनुपस्थिति में जो है कौन होता था? जो चोलों के समय जो अन्य देशों से यानी अन्य देश को विजय करके अन्य राज्यों को विजित करके लाते थे, तो जो पराजित राजा होते थे इनके स्थान पर नियुक्त कर दिए जाते थे। कहां पर? प्रांतीय स्तर पर। अब इसके बाद में प्रांत के बाद में आता है मंडल। मंडल को जो है चोल प्रशासन में क्या कहा गया है? वलनाडु या कोट्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रांतीय स्तर पर या मंडल स्तर पर, यानी कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि चोल प्रशासन में मंडल को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? वलनाडु या कोट्टम, इन दोनों में से एक ही नाम देगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट किया क्या? मंडल स्तर। और मंडल के बाद में कौन आता था? जिला। तो जिले का भी नाम इन लोगों ने परिवर्तित किया था, तो बिल्कुल किया था। इस जिले को क्या कहा जाता था? इस जिले का नाम इन लोगों ने दिया था नाडु। क्या नाम दिया था? नाडु। और नाडु की सभा जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको नाट्यार कहा जाता था। क्लियर हुआ? नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नाट्यार कहा जाता था। फिर जिले के बाद में आता था कुछ ग्रामों का समूह, यानी इन ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? कुर्रम कहते थे। क्या कहा जाता था? ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। और इसके बाद में जो सबसे निचला स्तर आता है तो वो कौन होता था? वो ग्राम होता था। तो ग्राम को ग्राम ही कहते थे। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें इस तरीके से ये पूछता क्या है? सबसे पहली चीज मुख्य रूप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनको क्रम में लगाने के लिए। इनको इधर उधर कर देंगे, फिर बोल देंगे आप सीक्वेंस में लगाइए, या ऊपर से नीचे तक क्रमशः लगाइए, या नीचे से ऊपर तक इसको क्रमशः लगाइए। तो चोल प्रशासन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले होता था केंद्र, फिर केंद्र के बाद में मंडल, मंडल के बाद में वलनाडु या कोट्टम, कोट्टम के बाद में आता था नाडु, और नाडु के बाद में कौन आता था? कुर्रम, और कुर्रम के बाद में कौन आता था? ग्राम। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, ठीक है। या फिर पूछ लेता है ग्राम को क्या बोलते थे, तो इनको जो है नगरम भी कहा जाता था। तो इस तरह से ये क्या था? चोल प्रशासन के अंतर्गत हमने इतने सारे जो यानी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो ये इतने सारे आते हैं, ठीक है। इसमें अब आपको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि कोई भी चीज आपके माइंड से निकलने ना पाए और एग्जाम तक आपके जो है माइंड में बनी रहे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इस केंद्र स्तर पर जो प्रमुख होता था तो वो राजा होता था। तो अब हम राजा के बारे में कुछ जानकारी करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो राजा की अगर बात करते हैं, इस केंद्रीय प्रशासन की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय प्रशासन कौन देखता था? तो राजा देखता था। तो राजा जो है क्या होता था? चोल प्रशासन का स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा था? ये राजतंत्रात्मक था, और राजा ही जो है इस समय यानी केंद्र स्तर पर प्रमुख हुआ करता था। दो शब्द बहुत पूछता है एग्जाम में, वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि चोल प्रशासन के समय में को या मेनन किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्या है कि चोल प्रशासन में को या मेनन किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो को, मेनन, और इसके बाद में एक आता है पेरुमन और आदिगम। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः राजा के लिए किया गया है, यानी कि राजा को क्या कहा जाता था? को भी कहा जाता था, और पेरुमन भी कहा जाता था, और आदिगम भी कहा जाता था। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राजा के लिए किया गया है। फिर इसके बाद में क्या है? राज्याभिषेक इनका होता था, तो पता ही है आपको, राजतंत्रात्मक प्रणाली है तो राजाओं का राज्याभिषेक होता था। लेकिन राजाओं का राज्याभिषेक तो होता था, लेकिन बहुत बड़े शहरों में होता था, किसी विशेष राजप्रसाद में होता था। तो इसमें यही कहा गया है कि राज्याभिषेक जो है बड़े नगरों में जैसे तंजौर, गंगईकोंडचोलपुरम और कांचीपुरम में जो है राज्याभिषेक कराते थे अपना ये राजा। लेकिन हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में
कि चोल प्रशासन के अंतर्गत ऐसा कौन सा राजा था जिसने युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक किया था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर याद होगा। तो राजेंद्र द्वितीय था जिसने जो है चोल प्रशासन के अंतर्गत जो है युद्ध स्थल पर यानी कि युद्ध क्षेत्र में जो है इसने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि राजा जो है अपने जीवन काल में ही इस समय यानी चोलों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये लोग क्या करते थे, अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, तो उत्तराधिकारी जैसे राजराज ने जो है अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राजेंद्र को घोषित कर दिया। और राजेंद्र ने भी जो है अपने जीवन काल के रहते यानी अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने पुत्र को, यानी कि युवराज का पद दे दिया। ठीक है, तो इन लोगों की खासियत क्या थी कि ये अपने समय में अपने जीवन के रहते जीवित रहते ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, जबकि इसकी पहले की व्यवस्था क्या थी कि जब राजा मर जाता था तभी उनके उत्तराधिकारियों को चुना जाता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये चेंजमेंट किया कि अपने जीवन के रहते अपने जीवन काल में ही जो है क्या करते थे, उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। लेकिन ये लोग जो है जो पुराने समय से चली आ रही थी परंपरा कि जो राजा होता था उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा राजा के मरने के बाद में, इस परंपरा को इन चोलों ने तोड़ दिया। वो क्यों तोड़ दिया? क्योंकि ये लोग इस समय ये समझ चुके थे कि चाहे जितना सिस्टम हमारा चाहे जितना परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, लेकिन अगर बड़े पुत्र में राजा के गुण ही नहीं है तो फिर ऐसा ये कोई मतलब नहीं है राजा घोषित करने का कि इस ऐसी परंपरा को तोड़ना चाहिए कि उसके अंदर चाहे योग्यता हो या ना हो, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। इस मिथक को इन चोलों ने तोड़ा और इन्होंने जो राजा चुनने का यानी कि जो अपना उत्तराधिकारी चुना तो उसमें जो है योग्यता को ध्यान में रखा कि ऐसा नहीं था कि नहीं जो बड़ा पुत्र है राजा का तो वो ही राजा बनेगा। अगर उसके अंदर इन गुणों का अभाव है, राजा बनने के गुण नहीं है, तो राजा का उस छोटा बेटा या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का पुत्र राजा बनता था। ये कंपल्सरी नहीं था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने योग्यता के आधार पर जो है राजा को यानी कि उत्तराधिकारी को ये लोग चुनते थे। अब इसके बाद में बात आती है कि सुंदर चोल, जैसे सुंदर चोल हैं, राजेंद्र प्रथम है, इनकी प्रतिमाएं जो है मंदिर में स्थापित की गई। ये क्यों स्थापित की गई? क्योंकि इस समय के लोग जो है राजत्व में ही देवत्व के गुणों को देखा था। क्या देखा था? राजत्व में ही देवत्व के गुणों का देखा था। कहने का मतलब है कि इस समय साउथ इंडिया में आज भी है, यानी कि जिसको इन्होंने अपना नेता चुन लिया तो उसको जो है एक देवता के रूप में मानते थे। तो इसी तरह से चोलों के समय में भी था, यानी कि जो सुंदर चोल हैं और ये राजेंद्र प्रथम की प्रतिमाएं क्यों स्थापित की गई? क्योंकि ये जो है अपने राजा को देवता के समतुल्य मानते थे, देवता के बराबर मानते थे। वो उनका ये मानना था कि राजा के अंदर एक देवताओं का गुण होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी वजह से इनकी मृत्यु के बाद में सुंदर चोल और राजेंद्र प्रथम की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की गई। क्यों? क्योंकि वो अपने राजा में अपने प्रतिनिधि में देवता के गुणों को देखते थे, कारण था ये। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे क्या है, तो राजा के जो व्यक्तिगत जो अंगरक्षक हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? वड़ैकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वड़ैकार। मैंने क्या बोला था कि ये प्रशासन चोल प्रशासन पढ़ते समय कुछ शब्दावलियां आएंगी जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। जो चीज नहीं समझ में आ रही वीडियोस को स्टॉप करके आप जो है जैसे शब्दों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। तो अगर राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों की बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता था? वड़ैकार कहा जाता था। शब्दावलियों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वड़ैकार कौन होता था, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या जाना कि राजा के अंगरक्षकों को वड़ैकार कहा जाता था।
इनके समय में एक चीनी यात्री आया है, कौन? चाउ पुआ। तो ये जो चीनी यात्री चाउ पुआ आया है, तो इसने जो है वर्णन क्या किया है कि जो राजा के अंगरक्षक हुआ करते थे वो महिलाएं हुआ करती थी। यानी कि चाहे उनका जो है स्नान गृह या फिर भोजनालय की व्यवस्था ये महिलाएं देखती थी, और जो व्यक्तिगत अंगरक्षक होती थी तो वो कौन होती थी? महिलाएं ही हुआ करती थी। ठीक है। और क्या था कि राजा के भोजन में क्या था? मांस एवं मदिरा को सम्मिलित नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था? मांस और मदिरा को सम्मिलित नहीं किया जाता था। वो क्यों नहीं किया जाता था? मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इस समय की जो जनता थी तो राजत्व में देवत्व के गुण देखती थी, यानी अपने राजा को देवता के समतुल्य मानती थी। इसलिए जो है मांस और मदिरा जो है इनके भोजन में वर्जित था। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कुछ इन राजाओं के प्रशासनिक अधिकारी थे जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो प्रशासनिक अधिकारियों में की बात करते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत सबसे पहला आता है कौन? ओलई। ओलई ये प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आता था। ओलई कौन होता था? तो ये होता था राजा के आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करना। क्या? राजा के आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करना। कच्चा मसौदा मतलब जैसे राजा कहीं गए, किसी सभा को संबोधित करने के लिए गए, राजा ने जो जो संबोधन किया, तो एक व्यक्ति होता था, जैसे जैसे वो संबोधित करते जाते थे तो उनके जो है भाषण को जो है लिखते जाते थे वो। तो यानी कि कच्चा चिट्ठा तैयार करते थे। ये कच्चा चिट्ठा तैयार करने वाले को क्या कहा जाता था? कच्चा मसौदा तैयार करने वाले को क्या कहा जाता था? तो ओलई कहा जाता था। तो अगर बात करता है कि ओलई की चोल प्रशासन में ओलई कौन होता था? तो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करना। अब इसने मसौदा तो तैयार कर दिया, लेकिन अब इस अपने कच्चे चिट्ठे को अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना है। तो इसके बाद में आता था कौन? ओलई नायकम। कौन आता था? ओलई नायकम आता था। तो ओलई नायकम का काम क्या था कि इस कच्चे मसौदे को जांच करना, कच्चे चिट्ठे को जांच करना, जो कि राजा का भाषण के दौरान जो ये मसौदा तैयार किया गया इसकी जांच करना, और ऊपर के अधिकारियों को जो है क्या करना? भेजना कि राजा ने कौन कौन सी घोषणा की है और कौन कौन सी घोषणाओं को लिखना है, और कौन कौन जो घोषणा की है उनको किस तरह से लागू करना है। इसका जो है काम क्या था? ओलई नायकम का काम था इस कच्चे मसौदे को की जांच करना, और जांच करने के बाद में अपने आगे वाले यानी बड़े अधिकारी तंत्र को पहुंचाना। तो कौन होता था? पहला आता था ओलई और दूसरा कौन था? ओलई नायकम। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस। ओलई था राजा के भाषण का कच्चा मसौदा तैयार करना, और जो ओलई नायकम होता था तो राजा के आदेशों का यानी उस कच्चे चिट्ठे को, कच्चे मसौदे की जांच करना, और जांच करने के बाद में आगे जो अधिकारी तंत्र होता था उस तक पहुंचाना होता था। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसके बाद में तीसरा आता है उड़े कुट्टन। उड़े कुट्टन ये कौन होता था? तो उड़े कुट्टन जो है ये होता था राजा का निजी सहायक। निजी सहायक यानी कि पीए, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है। यानी कि ये जहां जहां राजा जाता था वहां वहां उसके साथ ये जाता था। कौन? ये जो उड़े कुट्टन होता था। ठीक है। तो इस तरह से ओलई कौन होता था? राजा के आदेशों का जो है कच्चा मसौदा तैयार करना। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार उसको रिपीट क्यों कर रही हूँ? बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जो तीनों शब्दावलियां हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVIMP हैं आपके लिए, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये शब्द जो है आपको बोझिल ना लगे, और मैं कई बार रिपीट कर दूंगी तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, और 2-3 बार मैं रिपीट कर दूंगी और 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए ये आसान हो जाएंगी, और जो इतने ये टफ वर्ड लग रहे हैं ये आपके लिए कठिन नहीं लगेंगे और आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ओलई होता था राजा के कच्चे मसौदे को तैयार करना। ओलई नायकम कौन होता था?
कच्चे मसौदे की जांच करके आगे अधिकारी तंत्र को पहुंचाना। और इसके बाद में उड़े-कुट्टन कौन होता था? तो राजा का निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये थे इनके कौन? अधिकारी वर्ग थे। अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी थे। और अधिकारी वर्ग इनके कितने भागों में बटे हुए थे? तो अधिकारी वर्गों को इन्होंने दो भागों में बांट रखा था। वो कौन था? एक होते थे पेरुंदम और दूसरा होता था सिरुंदम। एक कौन होता था? एक पेरुंदम होता था और दूसरा कौन होता था? सिरुंदम होता था। पेरुंदम की अगर हम बात करते हैं तो पेरुंदम होता था बड़ा अधिकारी और सिरुंदम होते थे कौन? छोटे अधिकारी तंत्र। ठीक है, तो अधिकारी भी दो तरीके के होते हैं, एक छोटे अधिकारी के रूप में और एक बड़े अधिकारी के रूप में। तो इसी तरह से इन चोलों ने भी अपने अधिकारी तंत्र को दो वर्गों में बांट रखा था। वो दो वर्ग कौन कौन से थे? एक पेरुंदम था और दूसरा कौन सा था? दूसरा सिरुंदम था। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या है कि छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी अगर पूछता है आपसे, क्वेश्चन करता है, बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? बड़े अधिकारी को पेरुंदम कहते थे। छोटे अधिकारी को क्या कहते थे? तो छोटे अधिकारी को सिरुंदम कहते थे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। अब इसके बाद में इन अधिकारियों का वेतन कैसे दिया जाता था? क्या नगद वेतन दिया जाता था? तो जी नहीं, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। इनको वेतन के रूप में जो है जीवित भूखंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जीवित भूखंड दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवित भूखंड, भूखंड तो सुना था लेकिन ये जीवित भूखंड ये कौन सी बला आ गई? तो आइए हमारे साथ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जीवित भूखंड की बात करता है तो जीवित भूखंड का मतलब है कि उपजाऊ जमीन। यानी ये नहीं कि इन्होंने क्या किया कि वेतन इनको देना है, कोई बंजर भूमि इनको 2-4 बीघे दे दी, बोले हमने तो वेतन के रूप में दे दिया, ऐसा नहीं था। जीवित भूखंड यानी कि जो सबसे उपजाऊ जमीन हो वो जमीन इनको दिया जाता था। किसके रूप में? वेतन के रूप में। उसको कहा जाता था क्या? जीवित भूखंड। ठीक है, तो इस तरह से वेतन कैसे देते थे? जीवित भूखंड के रूप में देते थे। एक शब्द और आता है कणकाड़ी। क्या होता है? एक शब्द है कणकाड़ी। कणकाड़ी जो है ये भी शब्दावली में आएगा। किसको कहते थे? तो जो लेखा विभाग की जांच करते थे उनको जो है चोल प्रशासन में कणकाड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कणकाड़ी कहा जाता था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसके केंद्र स्तर पर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया कि केंद्र स्तर पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज तो क्या था कि इनकी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। जो अधिकारी तंत्र होते थे, अधिकारी वर्गों के बारे में बात किया कि दो भागों में बांटा था। वो दो भाग कौन कौन से थे? पेरुंदम और सिरुंदम। पेरुंदम होता था कौन? पेरुंदम होते थे बड़े अधिकारी, सिरुंदम होते थे छोटे अधिकारी। इसके बाद में वेतन कैसे देते थे? जीवित भूखंड के रूप में देते थे। फिर क्या था? कणकाड़ी, लेखा विभाग की जो जांच करता था उसको कणकाड़ी कहते थे। बाकी हमने आपको ये ओलई, ओलई नायकम, पुडे पुट्टन एक बार नहीं 3-3 बार आपसे डिटेल में डिस्कशन हम आपसे कर चुके हैं, जिसकी अब जरूरत नहीं है बार बार पढ़ने की। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया? केंद्रीय स्तर पर क्या क्या व्यवस्था थी। अब इस केंद्रीय स्तर को हमने तैयार कंप्लीट किया। अब हम पहुंचते हैं प्रांतीय स्तर पर। तो प्रांतीय स्तर पर क्या है जानकारी, इसके बारे में हम आपको बात बताते हैं। हालांकि जो जानकारी है आपको हम दे चुके हैं, एक आध बातें हैं जो कि आपको हमें बताना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रांत को क्या कहा जाता था? चोलों के समय में मंडल कहा जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन या फिर मंडल प्रशासन भी इसको हम कह सकते हैं। तो मंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? युवराज हुआ करता था या फिर पराजित राजा होता था। ठीक है, ये कौन कौन होते थे प्रमुख? युवराज होते थे या कोई पराजित राजा होता था। और चोलों के प्रशासन के समय की अगर हम बात करें कि प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। चोलों के प्रशासन के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। किंतु ये जो है राजराज प्रथम के समय इनके जो प्रांतों की संख्या में थी वो वृद्धि हो गई। वो कितनी हो गई थी? तो 8 से 10 तक पहुंच गई थी। कितनी पहुंच गई थी? 8 से 10 तक पहुंच गई थी। पहले थी प्रांतों की संख्या 6, किंतु जो राजराज प्रथम जब हुए तो इन्होंने कई सारे, जैसे सिंघल विजय किया, कई सारी विजय किया, तो इसलिए
इनके समय पर जो प्रांतों की संख्या बढ़ करके 8 से 10 हो गई थी। तो यही सिर्फ आपको जानकारी देनी थी कि प्रांतों की संख्या कितनी बढ़ी और बढ़ करके कितनी हो गई। तो ये हमने कंप्लीट क्या किया, प्रांतीय प्रशासन। तीसरा कौन सा आता है, मंडल प्रशासन। मंडल प्रशासन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि इस मंडल को इन लोगों ने नाम क्या दिया है, वलनाडु या कोट्टम। ठीक है, क्या नाम दिया है, मंडल को इन्होंने जो है वलनाडु या कोट्टम में जो है डिवाइड किया हुआ था। और इस वलनाडु को जो है पुनर्गठित किसने किया था, तो राजराज ने जो है पुनर्गठित किया था। किसको, इस मंडल प्रशासन को या वलनाडु प्रशासन को। अगर मंडल प्रशासन पूछता है या वलनाडु प्रशासन पूछता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों को जो है, दोनों का मीन्स एक ही है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि चोलों के समय मंडल प्रशासन को या वलनाडु को किसने पुनर्गठित किया था, तो वो पुनर्गठित किया था राजराज प्रथम ने। अब इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया, मंडल स्तर पर कंप्लीट किया। अब जिले स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जिले को चोलों के समय क्या कहा जाता था, तो जिले को जो है नाडु कहा जाता था। और नाडु की सभा को क्या कहते थे, नाट्यार कहते थे। नाट्यार तो कहते थे, लेकिन जो है जिला प्रशासन का मुख्य काम क्या था, तो जिला प्रशासन का मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व को वसूल करना, यही इनका काम था। तो ये था कहां से लेकर के, केंद्र से लेकर के हमने डिस्कस कहां तक किया, जिला स्तर तक डिस्कस किया। अभी जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा, ग्राम समूह या ग्राम, इसके बारे में हम आपसे कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय के साथ आपको क्रमशः एक एक वीडियो आपको उपलब्ध हो सके और कोई भी वीडियो ना छूटने पाए। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।